अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें तोड़ने के लिए तोशाखाना केस में उनकी अहलिया को सज़ा दिलवाई गई। इस हवाले से नवाज शरीफ से लंदन प्लान और जजों को साथ मिलाया गया। ताहम उनका ये भी कहना था कि PTI की हुकूमत गिराने के बावजूद वो अगर साबिक अस्करी क़यादत से 2 मरतबा मिल सकते हैं तो किसी और से भी मिल सकते हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से ऊपर तले होने वाली मुलाकातों में खान साहब ने इस शक का भी इजहार किया कि उनकी जमात के कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं और वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं? क्या ये लोग इमरान खान की 8 माह की कैद के दौरान पार्टी में दाखिल हुए और इन्हें निकाला क्यों नहीं जा रहा? इसके अलावा क्या खान साहब डील करना चाह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ वो मज़ाहमती बयानियाँ अपनाते हैं तो अगली ही सांस में वो मुफाहमत करने और माजी को भुलाने की भी बात करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा पेशावर की एक खुसूसी इफ्तार दावत के भी चर्चे हैं। तो इस हवाले से आखिर क्या चल रहा है और खान साहब को आखिर 6 जजों से ही उम्मीद क्यों है? इन्हीं तमाम सवालात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं मोहम्मद साहब, PTI ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया, लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इस इंतखाब का बायकॉट करने जा रही है। तो क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, आपको किसने कहा है कि हम बायकॉट की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, ये खबरें आ रही हैं कि शायद आप लोग बायकॉट कर रहे हैं कल के इंतखाब का। नहीं, गलत खबरें हैं। नॉट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, अगर किसी और ने कहा है जो कि मुझे मालूम नहीं, मैं उसका कह नहीं सकता, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हम लोगों ने कोई बॉयकॉट नहीं किया। हाँ, हमने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन जरूर फाइल की है, हम सेनेटर्स ने, और हमने जो सेनेट के सेक्रेटरी साहब हैं हमने उनको भी ये फाइल किया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 जिसमें लिखा हुआ है कि आप तब बुला सकते हैं जब सेनेट के जो होते हैं ना, जो एक फॉर्म हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूंट हो जाती है, तो उसके बाद तो इस वक्त चूंकि एक सूबे में इलेक्शन नहीं हुआ तो अभी सेनेट कॉन्स्टिट्यूंट हुआ ही नहीं है, तो इसलिए इसको बुला नहीं सकते। और इसलिए चूंकि ये अधूरा है, इसके अंदर आप चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शंस है वो नहीं करा सकते। इन 2 चीज़ों के ऊपर है। और ये याद रखें कि जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ये बात जो लॉ डिवीजन है उनको कही थी कि ये हो नहीं सकता या इसका ये मसला आ रहा है, लेकिन लॉ डिवीजन वाले कह रहे थे कि मेरे ख्याल में वो वही कह रहे थे कि जी इसको करके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में आइन तो वैसे भी नहीं है, तो एक और खराब हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आपके कैंडिडेट्स आएंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए? क्योंकि अब तक ऐसी कोई खबर तो नहीं आई कि आप फलां शख्स को सपोर्ट करेंगे चेयरमैन के लिए, या किसी के साथ आपने बातचीत भी नहीं की, जबकि मुखालिफ पार्टियां अपनी लॉबिंग कर रही हैं। हम लोग अभी हमारे लिहाज से ये अभी बुलाना ही नहीं चाहिए, तो उसमें लॉबिंग की अभी बात ही नहीं है। प्लस हमारे कम से कम 7 से 10 के करीब मेंबर्स हैं, वो बीच में ऐड होंगे। तो इतने बड़ी तादाद में, आपको पता है सेनेट में मेंबर्स में आपको पता है पहले वोट के बाद सेकंड वोट एंड थर्ड वोट की प्रेफरेंस पे भी लोग इलेक्ट होते हैं। तो उस चीज के लिहाज से जब 8 से 10 मेंबर्स बीच में से गायब हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा एक नुकसान होता है सेनेट में। ठीक है, तो मेरे लिहाज से ये हो जाता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये इलेक्शंस होने चाहिए। हम सेनेट में जाएंगे, लेकिन हम इसके खिलाफ, मेरे लिहाज से ये, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसके खिलाफ वहां एहतजाज करूंगा कि ये होना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी अब तक इलेक्शन की उलझनों से निकल ही नहीं पा रही, तो क्या आप लोगों ने सोचा नहीं था कि आपके साथ क्या होने वाला है? आप फोर्सी ही नहीं कर सके कि सिचुएशन कानूनी तौर पर कैसे कैसे अराइज हो सकती है? हबीब साहब, क्या मुझे एक बात बताएं, आप मुझसे ज़्यादा अवाम में जाते रहे और मैं जितना मुझे पता है, मेरे ख्याल में यू आर द सिंगल जो एंकर है जो कि ऑलमोस्ट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके उन्होंने वहाँ पे लोगों के पल्स लिए है, और फिर आपने उसका उसी तरीके से नतीजा 8 फरवरी को देखा है। क्या आपके दिमाग में ये था कि 9 फरवरी को क्या हो जाएगा? नहीं था, ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या आपको ये पता था कि साहब, आपकी बात नहीं अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी पाकिस्तान की एक हकीकत है, पाकिस्तान की सियासी तारीख की।
मकबूलियत जिस कदर भी हो, कबूलियत भी साथ जरूरी होती है। तो ये फैक्टर क्या आप लोगों के जहन में नहीं था? देखिए, मेरे लिहाज से ये था, कबूलियत और मकबूलियत अवाम की होनी चाहिए। और ये जो दूसरी कबूलियत की बात हो रही है ना, इस चीज को खत्म होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। अगर हम इसको खत्म नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान कभी स्टेबल होगा पॉलिटिकली, ना पाकिस्तान कभी प्रॉस्पर करेगा इकोनॉमिकली। और यही वो वजह है कि अगर लोग नहीं समझ रहे, ये वो वाहिद वजह है अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी का, कि जुडिशरी का जो रोल है, अगर वो ऑनेस्ट रोल, पॉजिटिव रोल होता, तो ना तो ये मकबूलियत और कबूलियत की बातें होती कभी। उन लोगों ने हमेशा एंडोर्स किया है बाज ऐसे चीजों को जिसको उनको नहीं करना चाहिए था। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ये समझ लें कि पाकिस्तान की तरक्की के पीछे अगर एक या दो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को तरक्की से रोक रहे हैं, वो यही कबूलियत का मसला है। अगर हमारी ये कबूलियत की बजाय हम लोग सिर्फ मकबूलियत और अवाम की कबूलियत पे चले जाएं, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली स्टेबल और प्रॉस्पर करेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जेल में बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान फ़ौज पर, आला क़यादत पर। तो ये बताइए कि ये कोई मामला आप ऐसी तरफ नहीं लेके जा रहे जहाँ पे रस्साकशी और कशीदगी बढ़ती चली जाएगी, बजाय इसके कि आप सबसे बड़ी पार्टी होने के दावेदार हैं, तो आप सबके दरमियान रिकन्सिलिएशन करें? लेट मी आस्क यू हबीब साहब, मैं इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से ये फ्रेज करना चाहूँगा आप ही के सवाल को। ठीक है, मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम लोग एक ऐसे इदारे का जिसका पॉलिटिकल कोई काम नहीं है, हमें उनके साथ हमारा क्यों ऐसा आ जाता है, किसी भी पार्टी का मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी, क्या ये सही था? क्या उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए था कि वो बैक स्टेप करते और वो जो भी डिसीजंस हो रहा होता वो करते? देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो ये 100% केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का जिम्मा है और वो अपना कहें कि जी ये बिल्कुल हमारा है, तो हम लोग वो कहते हैं क्या? अच्छा, इलेक्शन कमीशन वाले या जब हम ये बात करते तो वहां पे आवाजें आती है कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर थे या हमें ऑर्डर थे। तो वो ऑर्डर कहां से आ रहे हैं? मतलब लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन ना। तो फिर जहां से ऑर्डर आ रहे हैं, जाहिर है आप उनसे, अगर मैं आपके खिलाफ ऑर्डर दूंगा तो आप चूंकि मुझे जानते हैं, आप आके मुझसे ही बात करेंगे ना, मेरे किसी रिप्रेजेंटेटिव से अब आप बात नहीं करेंगे। तो सवाल ये होता है कि ये आखिर क्यों हो रहा है? क्या उन लोगों को ये रोल नहीं प्ले करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल डिवीजन या पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस को रोकने के लिए एक रोल प्ले करें? डॉक्टर साहब, आपके नाकदीन ये कहते हैं कि आप एक्चुअली विकेट के दोनों तरफ शायद खेल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट है वो एक ख़ास जगह जाती है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो एक तरफ सख्त बयानात शुरू कर देती है। इस तरह है हबीब साहब कि वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान दूसरे को अपने आईने में परखता है। वो लोग जो डिग्गियों में बैठ के जाते हैं वो इनको यही नजर आएगा। हुआ क्या है, अब आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कर ले। एक है कोर कमांडर का घर और एक है 11 कोर। जी। 11 कोर हर साल अफ्तारी करती है गवर्नमेंट की, और उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होते हैं, और उसके साथ जो सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेसी होती है, टॉप ब्यूरोक्रेसी, वो सब जाती है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें साथ हो रही थी। एक, उन लोगों ने ये अफ्तार किया था और ये 11 कोर ने किया था, ये कोर कमांडर ने नहीं किया था। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन ने किया। नंबर 2, वहां पे ये दिन के टाइम पे गई, कोई रातों के अंधेरे में मुंह छुपा के कोई नहीं जा रहा था। ठीक है। नंबर 3, वहां पे दो इश्यूज वाइल दे वर देयर, दो इश्यूज पे डिस्कशंस हुई थी। एक, ये याद रखें कि जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनके अंदर इंतजामी चेंज आ रहा है। उनके जो एफसीज थे उनको चेंज करके अब आप पुलिस में डाल रहे हैं और इसकी फंडिंग हुकूमत वक्त कर रही है।
तो जब हुकूमत वक्त कर रही है तो उसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उसके लिए एम्यूनेशन, उसकी सारी ये चीजें एक डिस्कस हुई। दूसरी चीज जो डिस्कस हुई थी वो ये हुई थी कि जो चाइनीज के ऊपर जो बिशाम के अंदर जो वो हमला हुआ था, उसके बाद डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं, कि वो कौन सी जगह पे जहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है और वो कौन से जो जरा रिलेटिवली सेफ है। क्योंकि इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक वो लार्ज डैम्स हो रही है या मीडियम टू लार्ज डैम्स की बात जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी बेसिस है, और उसके अलावा जो छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये रन ऑफ द मिल पे जो बिजली जनरेट कर रहे माइक्रो प्रोजेक्ट्स या वो वाले हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हो, जिन्होंने उसूलन अभी स्टार्ट हो जाना था, अभी 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाना था। ये वो 365 प्रोजेक्ट्स हैं और गवर्नमेंट के दीगर इश्यूज पे बात हुई। एग्जैक्टली जी, अच्छा, एग्जैक्टली। बाकी ये जो पीडीएम है जी, ये लोग मतलब एक होते ना वो झूठों का मुरब्बा जो होता है ना, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आप कह ले जैसे स्पाइसेस होती है ना, अगर आप अचारों का मिक्स अचार होता है तो उसमें कोई कम होता है, कोई मिर्ची वाला, तो इनमें कोई बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, कोई कम झूठ बोलता है, कोई कुफर तोल देता है बहुत ज्यादा। तो ये उसका इमरान खान साहब की बातों से भी तो कुछ अभाम पैदा हुआ है ना। एक तरफ वो नाम लेकर बाकायदा सख्त इल्जामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं पिछले दौर में अस्करी क़यादत के साथ मिल सकता था, उनसे बात कर सकता था, तो अब भी इसके लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान के लिए भी उनसे बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा तजाद आ रहा है ना, एक तरफ आप इतनी सख्त बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिलने की भी आप बात कर रहे हैं। देखिए जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने कहा है वो एक दफा पढ़ के मनोअन उसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि अगर मैं इजराइल के साथ मिल लिया तो मैं किसी के साथ भी मिल सकता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं 2 दफा 22 अप्रैल के बाद 2022 अप्रैल के बाद अगर मैं 2 दफा बाजवा साहब से मिला था तो मैं फिर किसी से भी मिल सकता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फिर उन्हीं से मिल सकता हूं, उन्होंने फिर कहा मैं किसी से भी मिल सकता हूं। किसी से भी से मतलब है कि जिनको सारे लोग कहते थे कि आप तो इनको चोर उचक्के कहते थे, तो आप इनसे मिल लेंगे, तो उन्होंने कहा मैं किसी से भी मिल सकता हूं। सो बेसिकली ही हैज इंक्लूडेड दीज पॉलिटिकल पार्टीज इनटू दैट फैक्टर। दिस इज ये वो है कि दिस इज हाउ आई विल इंटरप्रेट व्हाट ही हैज सेड, नॉट व्हाट यू हैव सेड जी। अच्छा, ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो पार्टी के अंदर से बाज क्रैक्स के अंदर बाज क्रैक्स की आवाज़ें आती हैं कि जनाब कोई कहता है कि मुझे सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया, कोई कहता है कि जनाब इसको फलां को शामिल नहीं किया। सेनेटर्स के इलेक्शन के ऊपर भी आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ सवालिया निशान हैं। क्या प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं? देखिए इसरा हबीब साहब, आप बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि जब घर का बड़ा ना होना तो जो भाई होते हैं, जो सारे हम पल्ला होते हैं, उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स आती है कि यार कौन क्या करेगा। हर एक अपने लिहाज से करता है। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो होते हैं ना, काफ़ी चीज़ें आम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार मैंने ये करना है, वो करना है। अच्छा, मेरी नज़र में ये बहुत छोटी बात है कि मुझे फलानी कमेटी में नहीं डाला, मुझे उस कमेटी में नहीं डाला। सीनियरिटी के लिहाज से मैं प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों से सीनियर हूं। मैं किसी कमेटी में नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं अपना काम क्यों कर रहा हूं? मैं अपना काम कर रहा हूं उस शख्स की मोहब्बत में, मैं अपना काम कर रहा हूं इस मुल्क की मोहब्बत में। मुझे उसका अजर ऐसा सच नहीं चाहिए। अजर ये है मुल्क ठीक हो जाए, मेरे लिए अजर ही अजर है। तो अगर हम लोग एज अ पॉलिटिशियन भी एक खास चीज से बढ़ जाए तो बेहतर है, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे इन चीजों का इसलिए नहीं है कि जिस दिन इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो अगले 1, 1.5, 2 महीनों के अंदर जब बाहर आ जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मसला ही कोई नहीं है। मैं उस चीज के ऊपर क्यों इतना अपना दिमाग काम करूं? आप बड़े सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त भी जो पार्टी में चीजें चल रही हैं उस पर आपकी बड़ी नजर होगी गहरी। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त पार्टी में आस्तीन के सांप और मुनाफिक मौजूद हैं, जैसा कि शहरियार आफरीदी साहब कह रहे थे? देखिए इस तरह है, मुसलमान होने के नाते हम हमेशा उसवाए हसना को सामने रखते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिहाज से क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अब आप सोच लें, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जिंदा थी, उनके साथ रहते हुए लोग मुनाफिक थे।
ठीक। ये उधर से टर्म आया ना मुनाफिक का। तो उस वक्त थे, तो आपका क्या ख्याल है, इसमें नहीं होंगे? इसमें जरूर होंगे। इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनका इंटरेस्ट कुछ और होगा, ऐसे लोग भी होंगे कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे और उनको कहा गया होगा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहें। वो सारी चीजें होंगी, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन मुनाफिक है कौन नहीं है। मैं हर एक को फेस वैल्यू पे लेता हूं। मुनाफिक, आप ये कह रहे हैं किसी और पार्टी के एजेंट भी हो सकते हैं जो पार्टी की खबरें बाहर देते हैं? से वो हर पार्टी में होता है। बाकी पार्टियों की आपको खबरें नहीं मिल जाती हैं। आपको बड़े बड़े इदारों के अंदर की खबरें नहीं मिल जाती हैं। ये तो पार्टियां, तो पॉलिटिकल पार्टियां तो बोलती रहती हैं। आपको जुडिशरी के अंदर से खबर मिल जाती है, आपको एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से वो खबरें जो किसी को नहीं होती वो भी आपको पता चल जाती है। तो क्या मतलब है, आपके उस जगह के अंदर आपके कोई एजेंट्स हैं? तो डॉक्टर साहब, ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड वाला प्रॉब्लम तो नहीं है कि पार्टी में चूंकि नए लोग आए हैं इसलिए? नहीं, वो नहीं, ऐसा है। ये याद रखें, मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछें, ये पिछला 1 साल था ना, ये एक बहुत बड़ा फिल्टर प्रोसेस था। इसने एक 90% चीजें फिल्टर कर दी हैं और जो अनवांटेड पर्सोना नॉन ग्रेटा था उनको हटा दिया। अब पीछे जो रह गए उसमें ये याद रखें, उसमें जो बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स वाले थे वो सब आ गए। छोटे मोटे प्रॉब्लम शायद पीछे रह गए, क्योंकि अभी नेक्स्ट फिल्टर प्रोसेस भी आएगा, ये अभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है मेरी नजर में अल्लाह ताला की तरफ से, कि जो प्योरीफाई कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज। उसकी वजह एक है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह व ताला इमरान खान से एक बहुत बड़ा काम लेना है। ठीक। तो उसके लिए इन सब लोगों को फिल्टर करके एक प्योरिटी के लिहाज से एक चीज लाके रख देगा, और इस मुल्क ने बहुत दूर जाना है, बहुत राइज करना है इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा, ये भी हुमायूं साहब एक पॉइंट, खान साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि कोर कमेटी में बहुत तादाद बढ़ गई है मेंबर्स की, और शायद इसी वजह से जल्द फैसले नहीं हो पा रहे, शायद इसी वजह से इख्तलाफात थोड़े बढ़ गए हैं। सियासी कमेटी अब गोके बनाई गई है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कोर कमेटी के पास वो फैसले जाएंगे और कोर कमेटी उसकी तौसीक करेगी। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसका हजम कम होना चाहिए? अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये कहा कि थोड़ा सा कोर कमेटी का साइज कम होना चाहिए ताकि फैसला साजी में आसानी हो। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कोर कमेटी का मतलब होता है, अगर आप मुझसे पूछें तो मे भी बहुत ज्यादा होंगे तो 15 बंदे, बहुत ज्यादा हुए तो 15 बंदे, वरना 11 बंदे, 13 बंदे, नॉट मोर देन दैट। ये कोर कमेटी होता है। कोर कमेटी देखिए इस तरह होती है, कोर कमेटी आपके जो बेसिक जो प्रिंसिपल स्टैंड होते हैं ना, उसका डिफाइन कर देती है। उसके बाद जो आपकी मुख्तलिफ विंग्स होती है ना, वो उसको एक्सप्लेन करती हैं, उसको डिस्कशंस में लाती हैं, उस चीज को आगे इंप्लीमेंटेशन की तरफ ला रही होती हैं। लेकिन अगर आपकी कोर कमेटी 50, 60, 70 बंदों में हो जाती है तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो बातें आ जाती हैं कि हर एक बंदे के एक डिफरेंट होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम 2007-8 में सीईसी में था, तो उसमें हर एक बंदे ने बात करनी होती थी, तो वो 5 मिनट की बात या 15 मिनट की बात 5 घंटे में चली जाती थी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट में मुफाहमत के हवाले से पिछले कुछ अरसे में कुछ मगोइयाँ हो रही थीं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से कुछ ऐसे सख्त बयानात सामने आए जिसके बाद अब ये मामलात कुछ दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मुफाहमत पहले हो सकती थी और अब इन बयानात के बाद क्या ये अमल हो सकता है? इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मोहसिन बेग साहब, पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से हम देख रहे थे, कुछ कारकुनों की रिहाई हुई, फिर बानी पीटीआई के कुछ मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिला, इससे एक ये इंप्रेशन आ रहा था कि शायद मामलात कुछ मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो इमरान खान साहब की जानिब से बयानात सामने आए हैं, नाम लेकर उन्होंने बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं, उससे आपको ये लगता है कि मामलात अब मुज़ाकरात की तरफ, मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं? गो कि पहले भी आपको नहीं लगता था इस बारे में कुछ? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली
खान साहब की जो शख्सियत है वो यही है कि आप अगले को दबाव में लाके मुज़ाकरात पे या किसी टेबल पे लाएं। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने ना पहले ना अब, फ्यूचर का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उन्होंने कभी ये ट्राई नहीं की कि खान साहब से कोई मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए। ठीक। नेचुरली ये इन्होंने इन्हीं की तरफ से कोशिशें हुई भी हैं। अभी भी जो उनका स्टेटमेंट आप जिसके बारे में आपने बताया वो एक फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल और मेरे नॉलेज में भी नहीं है कि किसी शख्स ने जाके जेल में इनसे कोई ऐसी मुज़ाकरात की हो या इनकी बेगम साहिबा से की हो। मुझे पता है कि इनकी तरफ से राब्ते की कोशिश की गई है, आगे से डिनायल ही है। अच्छा। क्योंकि जब तक 9 मई का फैसला जो है वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता या खान साहब उसके ऊपर कोई माजरत खाना बात नहीं करते। अच्छा। और जो अपने कारकुन जेलों में हैं उनकी कम से कम इनको सोच होनी चाहिए। अभी जो कल के बयान को आप रेफर कर रहे हैं वो तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड पे खान साहब बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमें को ये पैगाम दे के शायद। बेग साहब, ये जो 9 मई वाली बात है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक बड़े बाखबर सहाफ़ी का कॉलम पढ़ा, उसके बाद फिर एक कॉलम छपा जिसमें कुछ इस तरह की मशवरे दिए जा रहे हैं कि 9 मई का मामला ज़रा जाता करें दोनों अतराफ जो हैं। तो क्या कहीं कोई नरमी का पहलू आपको नजर आ रहा है? हबीब साहब, मेरी राय में ये था कि जो कारकुन तहरीक इंसाफ के हैं वो वर्कर बेचारे हैं, या तो उनको बताया गया होगा या इंस्टिगेट किया होगा या जैसे भी उनको कहा गया कि उन जगहों पे जाया जाए, लेकिन जो लीडरशिप थी उनको बिल्कुल स्कॉट फ्री कर दिया गया। सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और एक पार्टी को ज्वाइन किया और वो सारे केसेस से निकल गए। अच्छा, कुछ लोगों ने जो नहीं किया वो नहीं निकले। तो ये मैं समझता हूँ ये कारकुनों के साथ ज्यादती है। अगर आपने उनके लीडरान को छोड़ दिया है सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे, तो उन बेचारों से भी करवा लीजिए जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करवानी है। और उनकी देखें 1 साल होने को है, मेरे ख्याल में इतनी सजा भी एक आम शख्स, वो कोई क्रिमिनल लोग नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स में वो वर्गलाए गए, उन्होंने जो काम किया वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन 1 साल की सजा भी बहुत होती है। अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुए, एक कोर्ट ने सिर्फ ट्रायल शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, ठीक है जी, वो भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको कंक्लूड करना चाहिए। और अगर सबको माफी लीडरों को मिली है तो इन बेचारों को भी माफी मिलनी चाहिए। मैं मतलब इस हक में हूँ कि ये बहुत लंबी बात हो गई है और सारे लीडर जो है बड़े एंजॉय कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन गरीबों के साथ जाती। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपने अभी कहा कि आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इस मामले पर अभी कोई नरमी है, यानी खान साहब के मामले पर। आपको लगता है कि अगर खान साहब थोड़ा सा मामलात को ठंडा करें, कुछ थोड़ा सा अपना रवैया बेहतर करें, जिस तरह से अब वो इस तरह के बयानात थोड़े अरसे के बाद जारी कर देते हैं, अगर इसमें कुछ नरमी आए तो फिर दूसरी तरफ भी कुछ नरमी पैदा हो सकती है? देखिए, थोड़ा सा रियलाइज कर लीजिए कि इस वक्त अगर किसी को डील की, बातचीत की या मुफाहमत की जरूरत है तो वो खान साहब है, स्टैब्लिशमेंट नहीं है। स्टैब्लिशमेंट आपका अपर हैंड है। उन्होंने वो क्यों करेंगे सलाह इस वक्त, या जो भी डायलॉग है या टेबल पे लाना है खान साहब को, उनकी जरूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की। बेग साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी तो नाम लिए थे और बरसरे जलसा लिए थे और बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे, उनसे तो बातचीत हो गई थी। देखिए, नाम लेना और चढ़ दौड़ना और सारी इंस्टॉलेशन पे सेम टाइम पे हमला करना, 2 डिफरेंट थिंग्स। और बहुत उनके बात कर लेना या जलसे में नाम लेना वो और बात थी, लेकिन इस तरीके से बड़ा ऑर्गेनाइज करके एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉलेशंस पे हमला करना, विच वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और मैं आपको एक बात बता दूं हबीब साहब, ये खान साहब ने इस काम को 1 साल में प्रिपेयर किया, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में जाके उनको लोगों को इंस्टिगेट किया, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और ये काफी हद तक कामयाब हो गए थे। सिर्फ नाकामी 9 मई को मैं आपको बता दूं क्या हुई है, लोगों की तादाद कम निकली है। अगर ये 1 लाख लोग अगर GHQ में चले जाते तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इसमें किस किस्म की खाना जंगी होती।
तो ये काम बगैर सोचे समझे खान साहब ने नहीं किया, ये इसके लिए बहुत तैयारी कर रहे थे। खान साहब तो इस पर कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनवा लें, इंक्वायरी करवा लें इसमें। वो तो कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो तो कहते हैं साजिश हुई हमारे खिलाफ। देखिए, जो भी बयानात हैं, वीडियोस हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास सब लोगों के वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरे लोग अगर इन जगहों पे ना जाते तो कहाँ जाते, जब वो अरेस्ट होने के अगले दिन उन्होंने बयान दिया था। मकसद ये है कि इस बात से आगे चलते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी गवर्नमेंट आम लोगों को अगर माफी दे सके, ये आप ही के लोग हैं, पाकिस्तानी है, ये इंडिया से नहीं आए, अप्लाई जरूर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो इनको माफी अगर दें तो कद बड़ा होगा, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा कद होगा और हुकूमत का भी बड़ा कद होगा। इसमें कोई जो सजा मेरे ख्याल में मिल गई है वो काफी है, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल माइंडसेट के लोग नहीं है, ये बेचारे आम वर्कर, आम लोग बेशक। तो ऐसी सूरत हाल में आपने आगे मुल्क को अगर लेके जाना है तो मुफाहमत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें दोनों फरीक का माइंडसेट होना, आप किसी को फोर्सफुली टेबल पे नहीं ला सकते। बात एक तरफ आप गिरेबान पकड़ते हैं, दूसरी तरफ आप पांव पकड़ लेते हैं। अच्छा बेग साहब, ये बताइए कि एक बात बड़ी चल रही है कि खान साहब के मुकदमात में मुकदमात की नेचर ही कुछ ऐसी है कि वो हाई कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये मुकदमा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल एक कार्रवाई थी बस फंसाने की। आपको अब ये मालूम, आपको क्या लग रहा है कि कुछ अरसे में, कुछ दिनों में क्या खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए अभी साहब, आपको भी पता है हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होती है। फिर जितनी जल्दी प्रोसिक्यूशन केसेस बनाती है उतनी जल्दी जितने भी पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उन पे जो केस बने हैं वो किसी कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करते। उसकी वजह लंबी है, आपका शो में इतना टाइम नहीं होगा। वो प्रोसिक्यूशन हालात देखते हुए, वक्त बदलते हुए, मौसम बदलते हुए उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये मैं आपको अपने केस में बताता हूँ कि एक साहब FIA में है, तो किसी ने मुझे कहा कि इनको माफ कर दें, तो मैंने कहा जी उनका मैंने कोर्ट में केस किया है। तो उन्होंने कहा जी देखिए ना, उस वक्त वो बंदा ना इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस बना रहा है। मैंने कहा यार कमाल है, ये कहने पे मेरे खिलाफ बना रहा था, वो इमरान खान के खिलाफ। ये है जी हमारे यहाँ माइंडसेट जी। आज जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं खान के खिलाफ, हो सकता है वो कल किसी और के खिलाफ हो, और पहले भी ऐसा होता रहा। खान साहब ने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही लोग खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे। तो इस सिलसिले को कहीं ना कहीं आके एंड होना चाहिए अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, जो कि ये मेरा ख्याल में ये लास्ट चांस है गवर्नमेंट के पास, पॉलिटिशियंस के पास और एस्टेब्लिशमेंट के पास। हबीब साहब, इस इलेक्शन को करवाने का सिर्फ 2 मकसद थे। एक था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाए, वो नहीं आई। दूसरा था लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमें एक सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट और दहशतगर्दी से हमारी जान छुड़वा दे, वो भी नहीं हुआ। तो हालात कोई इतने अच्छे नहीं है जो आप कहेंगे जी बहुत अच्छा। और हम जब ये इलेक्शन अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, तो मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ मोहसिन साहब कि फिर शायद ये असम्बलियां भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकें। देखें, असम्बलियां हबीब साहब पूरी करनी कोई ज़ईफा नहीं है। आप इस वक्त जो हमारे मईशत के हालात हैं उसके लिए 1-2 बजट इनको देने दें, और जैसी देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कोई आएगा, अदरवाइज यहाँ कोई लोकल इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहा तो बाहर से किसने आना है। ठीक बात। मोहसिन बेग साहब जी आप कंटिन्यू रखिए। आप इन टर्म, आप इसको मिड टर्म इलेक्शन में जा सकते हैं, और जिसको भी मैंडेट मिले अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं, और देखिए इस वक्त हबीब साहब सारे इतराज कर रहे हैं, जो जीता है वो भी इतराज कर रहे हैं इलेक्शन पे, जो हारा है उसको तो करना ही है। तो मकसद ये है कि सेटल करने के लिए आप मिड टर्म इलेक्शन में जाइए 2-2.5 साल बाद, इसमें कोई मजाका नहीं है। तो मोहसिन बेग साहब, अगर इस सिचुएशन में तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट में कोई मुफाहमत हो जाती है, मामलात मुज़ाकरात के जरिए कुछ हल की तरफ चले जाते हैं और खान साहब बाहर आ जाते हैं,
फिर आपको इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, फिर आपको सियासी मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज मेन हैं वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है और थोड़ा सा हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का भी है। तो ये सारे जो हिस्सेदार हैं और वक्त की जरूरत है कि इस हुकूमत को चलाया जाए। आपको इमीडिएटली जो मईशत के मसाइल हैं वो इसी हुकूमत ने हल करने हैं। वो जैसे भी बनी है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपने बना दी है, सारे हिस्सेदार हैं इसमें सवाए तहरीक इंसाफ के। तो भाई इसको चला के मिड टर्म में जाएं, दोबारा इलेक्शन करवा दें, जो आए अल्लाह का वास्ता है उसको हुकूमत दें। मुल्क का सोचे, एक बंदे का, एक जमात का, ये मुल्क ही नहीं बच रहा तो जमातें और बंदे कहां बचेंगे। हमारे जो हालात हैं, मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसे बयानबाजी आ जाती है जी इतने आ रहे हैं इतने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हालात आपके बहुत खराब हैं। आपको इस हुकूमत को चलने दें, एक बजट इनको लाने दें, IMF प्रोग्राम आने दें। महंगाई तबाही किस्म की होगी, लोगों की पहले ही जान निकली हुई है। अभी आप प्री मैच्योर जो एग्रीमेंट करेंगे IMF से, उससे महंगाई डबल होगी। कोई रिलीफ नहीं मिल सकता और कोई दे ही नहीं सकता, पैसे ही नहीं है। तो मकसद ये है कि इसमें अगर आप पॉलिटिकल अनस्टेबल करते हैं सारी कंट्री को, तो आप अंदाजा कर सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले क्या जाके बांग्लादेश में रहेंगे या अफगानिस्तान, उसी मुल्क में रहना ना जी सबने। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सारी सूरत हाल पर हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ कन्फ्यूजन सी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया इस वक्त क्या है, मुज़ाहमत है, मुफाहमत है, और इस बयानिए के नतीजे में आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि बानी PTI हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे मुस्तकबिल करीब में, जैसे कि उनके वकला कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ही उनकी रिहाई हो जाएगी? हबीब साहब, खान साहब का इस वक्त वो आलम है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। एक तरफ नाम लेके सख्त इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखने का इंदिया भी दे रहे हैं। ये क्या है? इससे कुछ समझ नहीं आ रही, अभाम है इससे। उस्मा, मुझे तो इसमें अभाम नहीं लगता। अच्छा? उसकी वजह यह है कि अगर आप इमरान खान साहब का तर्ज सियासत देखें तो उसमें आपको हमेशा एक सोची समझी एक स्कीम नजर आती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि वो किसी वाक़े के रिएक्शन में इतना आगे चले जाएं कि वापसी मुमकिन ना रहे, या इतना दूर चले जाएं कि आगे ना बढ़ सकें। ठीक। तो आप अगर पहले दिन से ही, जब से बिलखुसूस आप इनकी हुकूमत गई है अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड, अब जितनी भी कोशिशें देखें कि इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा कहा अच्छा जी मुज़ाकरात करते हैं, देखते हैं, कमेटी भी बनी, ये भी हुआ, वो भी हुआ, मुज़ाकरात हुए? नहीं हुए। मुज़ाकरात नहीं हुए। और जहाँ पे मुज़ाकरात हुए, जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई, तो वो मुज़ाकरात किस बात पे थे? वो मुज़ाकरात इस बात पे थे कि ये हुकूमत को चलता करें जी, और उसके बाद फिर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। ठीक है, यही हुए ना जी। जब मुज़ाकरात का नुक्ता एक ये हो तो इसका मतलब फिर मुज़ाकरात नहीं होते, ये मुतालबा होता है जी। जब आप दूसरी तरफ आ जाएं कि खुद PMLN और पीपल्स पार्टी ने, जब PDM की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी एक मुज़ाकरात हो रहे थे और उस वक्त PDM की तरफ से लोग कहते हैं, बल्कि कमर ज़मान कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही कहा था कि एक वक्त ऐसा था कि जब हम जुलाई 2023 में असम्बली तोड़ने के लिए तैयार थे और शाह महमूद कुरैशी साहब और जो दीगर लोग थे वो उठ के बाहर गए, उन्होंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि हमारा कायद नहीं मानता, तो लिहाजा वो मुज़ाकरात वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो हमने इन्हें कहा कि चलिए आप थोड़ा सा ओपन एंड रखिए, हम ये नहीं कहते कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, हम किसी तारीख का कोई तारीख अनाउंस नहीं करते, हम कहते हैं कि हम इस पे दोबारा कोलैबोरेशन इस पे करेंगे। तो वो मुज़ाकरात भी नहीं हुए। तो अब फिर रास्ते में भी कई ऐसे मौके आए कि जब कहा गया कि जनाब अच्छा मुज़ाकरात करते, बल्कि एक मौका ऐसा आया कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मुज़ाकरात होने शुरू हो गए थे। जी, वो भी पाया। अच्छा, उस पे भी कहा कि जनाब 14 मई है मेरी तरफ से, हाँ जी, 14 मई को इलेक्शन करवाएं, तो ठीक है, बसूरत दीगर खुदा। अच्छा, अब देखिए कि इमरान खान साहब ने अपने मुतालबात हमेशा एक ख़ास अंदाज में आगे बढ़ाए हैं। उनको आगे बढ़ाने में, उन मुतालबात से वो खुद पीछे नहीं हटते, मुतालबात को आगे बढ़ाने में अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, बसूरत दीगर नहीं।
तो मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे? इमरान खान साहब की टर्म्स पे होंगे। ठीक, तो इस तो तरह तो अगर फिर आप मामलात नहीं आगे बढ़ देखिए सकेंगे ना बढ़े, ये तो एक अलग बात है, हम तो अभी उनकी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप जरा देखिए कि इमरान खान साहब की जो उनका बयान है ताज़ा, उसमें उन्होंने क्या किया है। उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को और पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके उन्हें कॉर्नर कर दिया हुआ। अच्छा, अब कॉर्नर, ये कुव्वतें जो सियासी कुव्वतें हैं वो तो पहले से हो गई हुई हैं, क्योंकि सबको पता है कि पीएमएलएन इलेक्शन नहीं जीती, बल्कि उसको इलेक्शन दिया गया है। इलेक्शन के बाद से वो तो अच्छा, इलेक्शन के बाद साइड से पर ही हैं। पीएमएलएन उससे कहीं ज्यादा कमजोर है जितनी पीएमएलएन 8 फरवरी से पहले कमजोर दिखाई दे रही थी। जी बिल्कुल, ठीक है, हाँ। क्योंकि ये तो फॉर्म 47 की पीएमएलएन है, असल पीएमएलएन तो है ही नहीं। जी, अब फॉर्म 47 की पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, इन दोनों को मिला के जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ग्रोह ये जो हुकूमत में है, प्लस एस्टेब्लिशमेंट, इनको इमरान खान अब डॉक रखेंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल मूव है, ठीक, यानी आपने इनको कॉर्नर चुके तो हो गए हैं, तो लिहाजा अब इमरान खान साहब किसी भी सूरत उन्हें कॉर्नर से बाहर नहीं आने देंगे। पीएमएलएन और पीपल्स प्रेशर पार्टी बिल्ड को करेंगे। क्यों नहीं, आप जरा गौर फरमाइए इस पे। आप पिछले चंद दिन से कुछ बयानात देख रही हैं, जावेद लतीफ साहब हैं, जी, राना सनाउल्लाह साहब हैं, बिल्कुल, ये सब ये कह रहे हैं कि जनाब ये अपनी जमात को एंटी एस्टेब्लिशमेंट साइड पर खींचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खुद पीएमएलएन के अंदर भी ऐसी आवाजें, खुद वो पीएमएलएन जो फॉर्म 47 की पीएमएलएन, अब फॉर्म दो पीएमएलएन है ना। हाँ। अब एक मुस्लिम लीग नून जो फॉर्म 47 वाली है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं ठीक, जो कहते हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, अब इस गलती को जल्दी जल्दी रेक्टिफाई कर लें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब आप इस तरह की आवाजें उठती हैं तो इसका मतलब है कि अगर पीएमएलएन को अब उस इमरान खान साहब कोर्स करेक्शन नहीं करने देंगे, ट्रू, ठीक है, तो अब वो उन्हें उसी कॉर्नर में रखेंगे जहां पे उन्हें उनके पास हिलने जुलने का मौका ना हो, ठीक, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नथी होकर रहे। सही। अच्छा, जैसे ही उनका वो जो बाहर इमेज इस वक्त बन चुका है, जी, वही रहे, वही इमेज रहे, ठीक ना हो। इमेज ठीक ना होने सही, पाए, ठीक। यही सूरत पीपल्स पार्टी के साथ रखेंगे। हाँ। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि खान साहब ने जो उनका बयान है, उसका जो ये आप कह रही है ना कि अबहाम है कि उसमें अच्छा। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात आप भी कह हो रहे हैं कि सकते नहीं हैं, है, क्लैरिटी मेरा है। ख्याल है वो मुज़ाकरात वाला हिस्सा इस बयान का ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, नहीं है, अच्छा, वो महज वज़ने बैत के तौर पे है। ओके। जिस तरह वो जिस तरह हमारे यहाँ टप्पों में होता है ना, ठीक है ना, टप्पों में जो पहला मिस्र है वो बेमानी होता है, लेकिन असल बात अगले मिस्र में होगी। खान साहब के वकला कह रहे हैं ईद के बाद यानी अप्रैल के महीने में ही उनकी रिहाई हो जाएगी, और खुद खान साहब ने भी कहा कि मैदान में खड़े 6 जजेस से ही मुझे उम्मीद है। वो 6 जजेस तो खुद आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं। देखिए, 6 जजेस से तो पूरे पाकिस्तान को उम्मीद है। वो जो 6 जजेस ने खत लिखा है, वो उन 6 जजेस पाकिस्तान की अदलिया का और पाकिस्तान के अवाम का ज़मीर। खान साहब रिहा होते दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। मैं ईद के फौरन बाद, जी, मुझे ईद के फौरन बाद तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन बहरहाल अब वो रिहाई दूर नहीं। अच्छा, कितनी दूर? चंद महीने, आप दो एक साल? ईदों के दरमियान, 2 ईदों के दरमियान, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के बीच में मुझे लग रहा है कि मामला किसी न किसी जगह पे ऐसी जगह आ जाएंगे जहां पे इमरान खान साहब, और रिहाई से ये तासुर आएगा कि कोई डील हो गई है। डील वाली कहानी अब आप खत्म समझे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी रिहाई होगी वो आजाद अदलिया की बदौलत होगी। देखिए, वो कुछ भी हो, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जिसको डील कहा जाता है ना, आप उसको यूं कहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक मजमूई तौर पर ये तासुर जड़ पकड़ रहा है, ठीक, या ये तासुर पाकिस्तान के सभी लोगों के अंदर ये सोच परवान चढ़ रही है कि हम सबको अपना अपना काम करना चाहिए, एक दूसरे से डील वील नहीं करना, अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के